जॉन्स गॉलवर्दी अंग्रेजी साहित्य के महान उपन्यासकार और नाटककार थे। उनकी प्रसिद्ध उपन्यास द फोर्साइट सागा के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। उनकी एक बेहद चर्चित कहानी क्वालिटी भी है, जो एक सच्चे कारीगर के प्रति निष्ठा और ईमानदारी को दर्शाती है। इनका जन्म 14 अगस्त 1867 को सरे इंग्लैंड में किंगस्टन अपॉन टेम्स में हुआ था। वे एक समृद्ध और प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। उनके पिता एक सफल वकील और कंपनी के निदेशक थे। उन्होंने प्रसिद्ध हैरो स्कूल में शुरुआती पढ़ाई की और बाद में ऑक्सफोर्ड में कानून और लॉ की पढ़ाई की, जो कि न्यू लॉ कानून के तहत एक कॉलेज था। उसमें उन्होंने लॉ की पढ़ाई की। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वकालत से उन्होंने डिग्री हासिल की और बार एसोसिएशन में भी शामिल हुए, लेकिन वकालत में उनकी रुचि नहीं थी। पारिवारिक व्यवसाय और यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात महान लेखक जोसेफ राइड से हुई, जिससे प्रेरित कॉनरैड से हुई, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने लिखना शुरू किया। यानी कि उन्होंने अपना गुरु मान लिया। जोसेफ कॉनराड को उन्होंने अपना गुरु मान लिया। गॉल्सवर्दी अपनी शुरुआती कार्य जॉन सिनजॉन के उपन्यास प्रकाशित कराया, जो उनका उपनाम था, लेकिन बाद में वे अपनी नाम से लिखने लगे। उन्हें लगा कि अपने नाम से लिखना सही है। द फोर्साइट सागा उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना श्रृंखला है, जिसमें उच्च मध्यम वर्गीय अंग्रेजी समाज के बारे में उन्होंने बताया है और उनके भौतिकवादी रवैयों का बहुत ही बारीकी से चित्रण किया है। उन्होंने समाज की असमानता और न्याय प्रणाली की कमियों को और भेद को कई लोकप्रिय नाटक लिखे, जैसे द सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइक जस्टिस। यह कहानी क्वालिटी जो है आपके 9th क्लास में दिया गया द पॉट मेकर के बाद यह काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है। यह कहानी दो जर्मन भाइयों ब्रदर्स गोस्लर के जीवन पर आधारित है, जो लंदन में जूते बनाने का काम करते हैं। गॉल्सवर्दी ने मशीनी युग में लुप्त होती सच्ची हस्तकला का ईमानदारी और व्यावसायिक नैतिकता के दर्द को बहुत मार्मिक ढंग से उकेरा है, यानी कि सजाया है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। 9th क्लास के पॉट मेकर में यह है। गॉल्सवर्दी के लेखन के मुख्य विशेषता सामाजिक यथार्थवाद थी। वे विक्टोरियाई और एडवर्डवाई समाज में व्याप्त वर्ग भेद तथा धन के प्रति अत्यधिक मोह और न्याय व्यवस्था की कमियों पर तीखा प्रहार करते थे। उनकी कहानियों और नाटकों में गरीब कारीगरों और वंचितों के प्रति गहरी मानवीय संवेदना दिखलाई पड़ती है। उन संवेदनाओं को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने दिखलाया है। तो गॉल्सवर्दी एक महान इंग्लिश लेखक थे, जिनकी रचनाएं आपको काफ़ी पसंद आएगी। नोबेल पुरस्कार साहित्य में उनके अतुलनीय योगदान और विशेष रूप से फोर्साइट सागा के लिए उन्हें 1932 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार यानी सबसे बड़ा पुरस्कार उन्हें दिया गया। उनके जीवन की महान उपलब्धियों में से एक है और वह गिना जाता है। इन उपलब्धियों की वजह से वे महान हो गए। ऑर्डर ऑफ मेरिट 1929 में उन्होंने ब्रिटेन के सर्वोच्च सम्मान के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी नवाजा गया, जो 1929 में था। नोबेल पुरस्कार मिलने के कुछ ही महीने बाद 31 जनवरी
1933 को लंदन में उनका निधन हो गया। गौरसवर्दी का साहित्य आज भी मानवीय मूल्यों और न्याय, समाज में फैले असंतुलन को समझने के लिए प्रारंभिक और प्रेरणादायक माना जाता है। ऐसे प्रेरणादायक लेखक को पढ़ना हमारे लिए महानता की बात है। अतः हम 9th क्लास के कावेरी चैप्टर में उनके इस क्वालिटी चैप्टर को पढ़कर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और मशीनी युग और हस्तशिल्प के बीच के अंतर को जान सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, यह क्वालिटी चैप्टर जो जॉन गॉल्सवर्दी द्वारा लिखित है, द पॉट मेकर चैप्टर में दिया हुआ है। आपका ध्यान इस पर गया होगा या नहीं गया होगा, लेकिन मैं इस पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ क्योंकि यह आपके बुक का महत्वपूर्ण चैप्टरों में से एक है। आप लोगों ने इसे देखा तो होगा, लेकिन आप लोगों का अनुमान होगा कि यह जो चैप्टर है क्वालिटी, इससे प्रश्न पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। तो मैं बता दूं, कोई भी चैप्टर अनावश्यक रूप से बुक में नहीं दिया जाता है। उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है और यह कारण अवश्य है कि आपके अच्छे लेखकों के लेखन के बारे में आपको जानकारी देना है। अगर बुक में जानकारी दिया गया है तो उसके संबंध में आपसे पूछा भी निश्चित रूप से जाएगा। तो जॉन गॉल्सवर्दी के क्वालिटी का अध्ययन हम करेंगे, तो आप ध्यान लगाकर समझिए और जॉन गॉल्सवर्दी के इस क्वालिटी को सारांश को समझिए। उसके कुछ अंग्रेजी अंशों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसके बाद उसके सारे चैप्टर का सारांश आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगा। तो आइए, क्वालिटी जो कि 9th क्लास के CBSE बोर्ड के कावेरी में है, जॉन गॉल्सवर्दी द्वारा लिखित क्वालिटी आपके सामने कुछ अंग्रेजी के सारांश उपस्थित है। उसके बाद आप इसका हिंदी में सारांश जानेंगे। तो ये है कावेरी, 9th क्लास का ये है कावेरी। इसी कावेरी में आपको ये जो चैप्टर है क्वालिटी, इसी क्वालिटी के विषय में मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। तो आप देख लें कहाँ पर है यह क्वालिटी। उसी क्वालिटी के विषय में मैं आपको बतलाऊँगा। I knew him from the days of my I knew him from the days of my extreme youth because he made
father's boots. He lived with the elder brother in his shop, which was in the small by sister in the fashionable part of London. This shop had contained the quiet distinction. There was no sign upon it the other than the name of the Glossier brothers and the window a few pillars of the boots. He made only what was the ordered and the what the maid never failed do fit. To make boots, such boots as the maid seemed to the me then and the still seems to me my serious and the wonderful. I remember well my remarks one day while the scratching out him, "You're the youthful foot, isn't it awfully hard to do, Mr. Glacier?" And his the answer given with the sudden smile out of the redness of the bread. It is an art. It was the possible go him the very often. His boots lasted, having the something beyond the some essence of the boot stitched into them. One went not into the most shops, but restfully, as one enters the church and the sitting on the single wooden chair waited a general sound and the tip-top of the slippers bleating the narrow wooden stairs. He would stand before one without coat, a little bent in the leather room, which the sleeves the turned back, blinking as the from the some dream of boots. अब आइए इसका सारांश समझाते हैं। गेस्लर ब्रदर्स की दुकान। लेखक श्री गेस्लर को अपने बचपन के दिनों से जानते हैं क्योंकि उनके पिता के लिए जूता बनाया करते थे। श्री गेस्लर लंदन की एक फैशनेबल सड़क पर स्थित एक छोटी सी दुकान में अपने बड़े भाई के साथ रहते थे। काम के प्रति उनका समर्पण बहुत था। उनकी दुकान पर कोई विज्ञापन या बोर्ड नहीं था, केवल गेस्लर ब्रदर्स का नाम लिखा था। केवल ऑर्डर मिलने पर ही जूते बनाते थे और उनके बनाए जूते हमेशा बिल्कुल सही फिट बैठते थे। लेखक के लिए उनका यह कौशल अद्भुत और रहस्यमय था। जूते बनाने की कला में वे काफ़ी निपुण थे।
जब लेखक ने एक बार उनसे पूछा कि यह काम बहुत कठिन है तो उन्होंने मुस्कुराकर अपनी विशिष्ट भाषा शैली में उत्तर दिया, इट इज एन एडिट। यह एक कला है। उनका टिकाऊपन बहुत अच्छा होता था। श्री गेसलर के बनाए जूते इतने मजबूत और टिकाऊ होते थे कि उनके पास बार बार जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। उनकी दुकान में प्रवेश करने पर किसी गिरजाघर, चर्च जैसी शांति और शांतिप्रद का माहौल का एहसास होता था। कारीगर का व्यक्तित्व उनका कैसा था? लेखक जब ऑर्डर देते तो श्री गेसलर बिना कोई अतिरिक्त शब्द कहे चमड़ा लेने चले जाते हैं और उत्तम गुणवत्ता के साथ उस चमड़े की कढ़ाई कर कटाई कर जूतों का निर्माण शुरू कर देते थे। उनके बनाए हुए जूते काफ़ी मजबूत और टिकाऊ होते थे, जिसे लेखक बहुत ज़्यादा पसंद करता था। उनके पसंद के कारण वह बार बार अपने जूतों को बनवाने के लिए गेसलर के पास जाया करता था। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। And I would say, how do you do, Mr. Gessler? Could you make me a pair of the Russian leather boots? Without a word, the would have been rattling whence they come into the other partition of the shop, and the would the continue the rest the wooden chair handling and the increase of his trade. Soon the would come back the holding in his hand and the piece of the gold brown leather with the eyes fixed on it would the remark, what beautiful weave. When I too admitted the would the speak again, when do you want them? And I would answer, oh, as soon as you converting can, and I would say tomorrow. Or if were the elder brother, I will ask my brother. Then I would murmur, thank you, go good morning, Mr. Gessler. Good morning, he would reply, the shall looking the leather his hand, and as moved the door would the tip-tap of the slippers going up the stairs to his dream of boots. I cannot forget that day on which I had the opposition to say him, Mr. Gessler, that last pair of the boots cracked, you know. He looked at me for a time without the replying, as the experiencing me the withdraw or the qualify the statement, then said, should not above the grist. I did am the afraid you goddamn wait before they found themselves. I don't think so. At the
lowered his eyes, and the hunting maintained his give the thing, send them back. He said, I will look at them. Jom Boots continued the slowly care had and formed the bit. If I can, nodding with them, the take them off your bill. अब आइए आगे इसका आपको हिंदी में सारांश समझाते हैं। पेज नंबर 3, पेज नंबर 2 के बाद अब आइए पेज नंबर 3 को जानते हैं। Once only I want to absent the immediately into the shop and the pair boots bought in the emergency at some large firm. He took my order without showing me any the leather and the could the feel his eyes the inferior covering of my foot. At last he said, "Those are not my boots." The tone was not one of anger nor or sorrow. Not even the content with there was the something quite that frozen. He blowed, he put his hand on and pressed the finger of the place where is the left boot was not quite comfortable. It hurts you there, he said, does big worms above self-respect. And then, as if something had given way within him, spoke long briefly. It was the only time ever he heard discuss the conditions and the hardship of his trade. As the best could exampled of those the ornaments boots, but the face and the voice made so deep impression during the next few minutes I ordered my pairs. My lasted the longer than ever than I was not able. So I go to him for nearly 2 years. I was mentally months before my next visit to his shop. The time appreciated to the elder brother handling a piece of the leather. Well, Mr. Glacier said, how are you? He came too close and printed me. I am bradley well. She said slowly, but my elder brother did.
यह तीसरे पन्ने का है। अब इसके आगे का अर्थ आपको मैं बताता हूँ। अब आइए चलते हैं इसके चौथे पन्ने पर। तो आइए पृष्ठ नंबर 2 का सारांश आपको बतलाते हैं। यहाँ जूते के देने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत वर्णन है। लेखक निवेदन करता है जब भी दुकान पर आते तो मिस्टर गेसलर का अभिवादन करते हुए पूछते कि क्या उनके लिए रूसी लेदर के जूते बना सकते हैं। यानी अभिवादन करने के बाद लेखक गेसलर से पूछते हैं। मिस्टर गेसलर की कार्यशैली जो है निराली है। बिना कुछ बोले दुकान के दूसरे हिस्से में चले जाते हैं और लेखक लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर चमड़े के जूते बनाने के गंध, मसालों और धूप जैसी खुशबू को महसूस करते हुए इंतज़ार करते हैं जब गेसलर चमड़े लेदर का साइज लेकर आते हैं। कुछ थोड़ी देर में मिस्टर गेसलर हाथ में सुनहरे भूरे ब्राउन चमड़े का एक टुकड़ा लेकर लौटते हैं। वे पूरे चमड़े को ध्यान से देखते हुए अपनी जर्मन शैली में बोलते हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल वाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। कितना सुंदर टुकड़ा है। समय सीमा तय होता है। लेखक चमड़े की तारीफ करते हुए करता है। तब मिस्टर गेसलर पूछते हैं कि उन्हें जूते कब चाहिए। लेखक कहते हैं कि अगर संभव हो तो जब भी संभव हो। मिस्टर गेसलर कहते हैं कल 2 हफ्ते बाद, यानी कि 2 हफ्ते के बाद। अगर बड़े भाई होते तो वे कहते कि अपने भाई से पूछकर बताऊंगा। लेखक धन्यवाद और गुड मॉर्निंग कहकर जाने लगते हैं तो गेसलर हाथ में चमड़ा थामे गुड मॉर्निंग बोलते हैं। गुड मॉर्निंग। काम के प्रति कारीगर की निष्ठा है। लेखक जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ते हुए मिस्टर गेसलर की चप्पलों की टिप टैप आवाज़ सुना सीढ़ियों की तरफ सुनाई देती है, मानो वे अपने जूते बनाने के सपनों में लीन होने जा रहे हों। शिकायत के क्षण लेखक एक बार मिस्टर गेसलर से कहते हैं कि उनके द्वारा बनाए गए जूते की जोड़ी चरचर की आवाज़ आ रही थी। मिस्टर गेसलर पहले तो बिना बोले लेखक की तरफ देखते हैं, जैसे वे अनुभव कर रहे हों, उम्मीद कर रहे हों कि लेखक अपनी बात वापस ले या फिर कुछ और कहे और उनमें सुधार करे। फिर भी वे भारी मन से कहते हैं, इट शुड बी हैव ग्रीड। इसे चरचराना नहीं चाहिए था। जिम्मेवारी को वे अपने स्वीकार कर लेते हैं। मिस्टर गेसलर कहते हैं कि शायद जूते को सही बनाने के पहले गीले हो गए होंगे, लेकिन जब लेखक कहता है कि ऐसा नहीं लगता तो मिस्टर गेसलर गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं कि आप अपना जूता वापस लाइए, मैं उसे वापस कर दूंगा। जेंड डेन बैक विल लुक एट दी डेम। उन्हें वापस भेज देना, मैं उसे देखूंगा। मिस्टर गेसलर बहुत ईमानदारी से आगे कहते हैं कि जूते जन्म से शुरू से ही खराब होते हैं। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। शायद जूते सही से बनने से पहले ही गीले हो जाएंगे। लेखक कहता है कि ऐसा नहीं लगता तो मिस्टर गेसलर गंभीर होते हैं और कहते हैं
डेम बैक, विल लुक एट दी डेम, उन्हें वापस भेज देना, मैं उन्हें देख लूँगा। मिस्टर गेसलर बहुत ईमानदार हैं। आगे कहते हैं कि कुछ जूते जन्म से ही खराब होते हैं, यदि उन जूतों को ठीक नहीं कर पाए तो वे उन जूतों के पैसों के लेखक के बिल में वापस काट देंगे। सच्ची कला और समर्पण मिस्टर गेसलर को केवल व्यवसाय नहीं बल्कि एक कला और सपना मानते थे। अपने काम में छोटी सी भी गलती होने पर वे उसको सुधारने के लिए तुरंत तैयार रहते थे और ईमानदारी दर्शाया करते थे। यह गेसलर के ईमानदारी ही था कि जो लेखक के आने पर उसने जूते चरचराने की बात कही तो उसे वे स्वीकार कर लेते हैं और पुनः बनाने के लिए कह देते हैं। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन बात को समझ सकें और समझ सके कि गॉल वर्ड लिखा गया यह अध्याय उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। मशीन से बने जूते और हाथ से बने जूते की तुलना करके लेखक ने यह साबित करने की कोशिश की है कि अच्छी बात यह है कि जो हाथ के बने हुए जूते होते हैं वे मजबूत और टिकाऊ होते हैं बनिस्पत कंपनी और बड़े कंपनियों को बने जूते। विज्ञापन नहीं देते हाथ से बने जूते वाले, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां विज्ञापन देकर अपना सेल बढ़ाती हैं। उनमें ईमानदारी नहीं होती। ईमानदारी तो केवल हाथ के बनाने वाले जूते के कारीगर में होती है, जो गेसलर की ईमानदारी में झलकता है। गेसलर की ईमानदारी सच्ची निष्ठापूर्ण है और इस निष्ठापूर्ण ईमानदारी के लिए उन्हें सप्रेम भेंट देना जरूरी है। अतः लेखक गेसलर की प्रशंसा करते हुए कहता है कि ऐसा ईमानदार आदमी मिलना बहुत ही मुश्किल है और अपनी मुश्किल है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। And I saw what that was the intent the himself, but now the aged and the one and the never before that heard him the Milton his brother must the soft the I mustard oh I am sorry. Yes, he answered, he was the good man, he made too good blood, but he did. And I touched the top of the head where the hair and the suddenly gone as then as the had the been that of his poor brother, so indicate suppose the cause of his death. Do you want any boots? And I held up the leather in the hand. It's beautiful vice. I ordered the several pairs. It was the very long before they come, but they were the better than ever. One simply they could not wear them out, and they soon after that went aboard. It was the over a year before was the again the London, and the first shop I went to was my old friend. I had
left a man of the 60, came back to one of the 75, the prince of the one who generating his time is not that first known as me. Do you want any books? He said. I can make a damn quickly it Jank's dime. I answered, please, please. I went to bits all the around every kind. I had given the boots up even on the evening they came off the tired them on. The shape and the fit, the finish and the quality of the leather they were the bits had the made of the flew wrote check and the posted once with my own hand. A week the leather passing in the little street I thought would go and tell him now do how splendidly the new boots fired. When I came where his shop had been, the name was the Gown. I went in very much disturbed. In the shop there was a young man with an English face. The end of the 4th page and the next the 5th page. क्वालिटी पेज नंबर 3। एक बार लेखक आपात स्थिति में किसी बड़ी फॉर्म के खरीदे हुए जूते पहनकर मिस्टर गेस्लर की दुकान पर चले जाते हैं। मिस्टर गेस्लर तुरंत पहचान लेते हैं कि उनके जूते बनाए हुए नहीं हैं। डज आर नॉट माई बूट्स, यह मेरे जूते नहीं हैं। बड़ी कंपनियों के प्रति दर्द। मिस्टर गेस्लर लेखक के पैर के हिस्से को दबाते हैं जहाँ पर जूता असहज था। वे भारी दिल से बड़ी कंपनियों की आलोचना करते हुए कहते हैं, इन कंपनियों को अपने काम का सम्मान नहीं, वे गुणवत्ता के बजाय विज्ञापनों के दम पर सारा काम हासिल कर लेते हैं और सच्चे कारीगरों का रोजगार छीन लेते हैं। यह सभी का दर्द है, सभी सच्चे कारीगरों का दर्द है। मिस्टर गेस्लर के दुख और उनके चेहरे की झुर्रियों के संघर्ष को देखकर लेखक इतने प्रभावित होते हैं कि सहानुभूति में कई जोड़े जूते का ऑर्डर दे देते। ये जूते इतने टिकाऊ और मजबूत निकलते हैं कि लेखक लगभग 2 साल तक दोबारा दुकान की ओर की जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही है सच्चे कलाकार की कलाकारी। वे डिज़ाइन पर नहीं जाते बल्कि मजबूती पर जाते। लेकिन बड़ी कंपनियां डिज़ाइन दिखाकर लोगों से अधिक पैसे ऐंठती है। आज भी हमारे समाज में यही है कि बड़ी कंपनियों के हम झांसे में आ जाते हैं। अच्छे डिज़ाइन और अच्छे फोकस को देखकर जूते को या चप्पल को या किसी चीज़ को खरीद लेते हैं और सच्चे कारीगरों के कला की हम कद्र नहीं करते। सच्चे कारीगरों के कला का कद्र करना ही सबसे बहुत बड़ी बात होती है। दुखद समाचार, लेखक जब महीनों बाद फिर से दुकान पर जाते हैं तो उन्हें मिस्टर गेस्लर की तरह दिखने वाले व्यक्ति मिलती हैं। लेखक सोचते हैं कि वे उनके बड़े भाई हैं। जब लेखक का हाल चाल पूछते हैं तो वे धीमी आवाज़ में बताते हैं कि उनके बड़े भाई का निधन हो चुका है। बट माई एल्डर ब्रदर डेड। यहाँ लेखक के गेस्लर की संवेदना और उनके दर्द की कहानी को कहता है। लाइक कर दे, सब्सक्राइब। क्वालिटी पेज नंबर 4। गैर पारंपरिक जूते और बड़ी कंपनियों का दर्द। लेखक एक दिन आपात स्थिति में किसी बड़ी कंपनी के जूते खरीदे गेस्लर के दुकान पर चले जाते हैं। मिस्टर गेस्लर
पहचान लेते कि जूते उनके नहीं हैं। बड़े दुख से बताते हैं कि कैसी बड़ी कंपनियां केवल विज्ञापन के बल पर काम छीन लेती हैं, जबकि उनके पास काम करने के प्रति कोई सम्मान नहीं होता। इस पर गेसलर की संघर्षपूर्ण स्थिति को देखकर लेखक कई जरूरी जूतों का ऑर्डर दे देते हैं। इतने टिकाऊ निकलते हैं कि लेखक लगभग साल भर दोबारा दुकान पर नहीं जाना पड़ता, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। जब लेखक अगली बार दुकान पर जाते हैं तो मिस्टर गेसलर को बहुत वृद्ध और कमज़ोर पाते हैं। बातचीत में पता चलता है कि उनके भाई जो उनके साथ काम करते थे उनका निधन हो चुका है। अंतिम ऑर्डर विदेश यात्रा। अपने भाई की मौत के दुख के बावजूद मिस्टर गेसलर चमड़े का एक सुंदर सा टुकड़ा दिखाते हुए काम जारी रखते हैं। लेखक फिर कई जोड़ी जूते का ऑर्डर करते हैं और कुछ समय बाद लेखक विदेश चले जाते हैं और लगभग 1 साल बाद लंदन लौटते हैं। अत्यधिक वृद्धावस्था और उत्कृष्ट कार्य। वापस लौटने पर जब लेखक दुकान पर जाते हैं तो मिस्टर गेसलर अत्यधिक बूढ़े और कमज़ोर दिखते हैं। वे लेखक को पहचान नहीं पाते। लेखक फिर से जूतों का ऑर्डर देता है। जब जूते बनकर आते हैं तो वे गुणवत्ता, फिनिशिंग और फिटिंग में पहले से भी बेहतरीन होते हैं। प्रसन्न होकर लेखक को तुरंत एक चेक दे देते हैं और भेज देते हैं। 1 सप्ताह बाद जब लेखक उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने के लिए दुकान पर जाते हैं तो दुकान पर मिस्टर गेसलर का नाम गायब होता है। तब पता चलता है कि जूतों के जो बेहतरीन बनाने के चक्कर में वे खुद को भूखा रखकर अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी और वे चल बसे, निधन हो गया। ये सारा पैसे के अभाव में हुआ, क्योंकि बड़ी कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धा के कारण उनके पास ऑर्डर नहीं आते थे। मिस्टर गेसलर इन आई सेड, "No sir," he said, "but we can attend to the anything of the pleasure we taken the shop over." "Anything pleasure have they taken the shop over?" "Yes, yes," I said, "but Mr. Geisler." "Oh," he answered, "Dead." "Dead? But they only received the boots from him the last Wednesday week." "Ah," he said, "poor old man served himself slow. The doctor called till to see the went to work in such way. Would keep the shop on the would not have the soul touch the boots the expert himself. When he got the order took him the such a time people on what he lost everybody, and there heard shit going on and on. I will say that of the him not man, the London made the better boot, but book at the competition he never advanced. Advertisement would have the last leather to do it all the himself. Well is the what do you export with the ideas that may be beat the flowery as the time saying the but the no myself was the sitting over and the boots day and the night. To the very last you see used to watch him, never gave himself
time to eat, never had a penny in the house, all the went in the rent and the leather. How had he lived so long? Don't know. He regularly let fire go out. He was the character but the made of good boots. Yes, I said, I made good boots. जॉन गॉल्सवर्दी। तो आपने इसका इंग्लिश सुना। अब बारी बारी से सबका आपको सारांश बताते जा रहा हूँ, आपको के लिए काफ़ी उपयोगी है। थैंक यू, धन्यवाद। आइए इसके लास्ट पेज का सारांश बतलाते हैं। लेखक मिस्टर गेसलर की जूतों की दुकान पर से मिलने पहुंचते हैं कुछ सप्ताहों के कुछ महीनों के बाद, लेकिन उन्हें वहां एक अंग्रेज युवक मिलता है। पूछने पर युवक बताता है कि उन्होंने यह दुकान ले ली है और मिस्टर गेसलर की मृत्यु हो चुकी है। यह सुनकर लेखक स्तब्ध रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने पिछले सप्ताह ही मिस्टर गेसलर से जूते लिए थे। युवक बताता है कि मिस्टर गेसलर की मौत भूखमरी के कारण हुई है, यानी अत्यधिक भूखे रहते थे वे। कला के प्रति अटूट निष्ठा थी उनमें। मिस्टर गेसलर की दुकान में अकेले काम करते थे, किसी अन्य व्यक्ति को अपने जूतों को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़ी कंपनियों से उनकी बड़ी स्पर्धा थी। बड़ी दुकानें और कंपनियां विज्ञापनों के दम पर ग्राहकों को खींच लेती थी, जबकि मिस्टर गेसलर कभी विज्ञापन नहीं देते, केवल अपनी उत्कृष्ट कला और सर्वोत्तम लेदर चमड़े पर भरोसा करते थे। लेकिन यह उनका भरोसा काम नहीं आया। अंतिम समय काम न मिलने के बिना वे खाए पिए दिन रात जूते बनाने में जुटे रह जाते थे ताकि समय पर बेहतरीन जूता दे सके। दुकान का किराया और चमड़े की कीमत चुकाने के बाद उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता था और वे भूखे रह जाते। इसी भूखमरी में उनकी मौत हो गई। अंत में लेखक और युवक दोनों बात करते हुए स्वीकार करते हैं कि व्यवसाय में असफल रहे, लेकिन उनके जीवन बेहतरीन जूते बनाए और अपनी कला से कोई समझौता नहीं किया। बड़ी कंपनियों के आगे कलाकार फीके पड़ जाते हैं। बड़ी कंपनियां विज्ञापन के द्वारा ग्राहकों को आकर्षित कर लेती हैं, लेकिन जो सच्चे कलाकार होते हैं वे दर्शकों को, खरीदारों को आकर्षित नहीं कर सकते। वे अपने बलबूते पर ही काम करते हैं। अतः आपने जाना कि किस प्रकार एक जूते बनाने वाले की मार्मिक कहानी है, जिसे प्रस्तुत किया गया है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।